अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ जरिया बरफान और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मौसम के हवाले से। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो गर्मी का जोर है वो शुरू हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अब जो सर्दी है वापस लौट कर नहीं आएगी, लेकिन सर्दी वापस लौट आई है और जो बारिशों का सिलसिला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है। और महकमा मौसमियात की तरफ से भी ये बताया गया था कि 17 या 18 फरवरी से लेकर 21 और 22 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी भी होगी और जो बारिश है वो भी होगी। और बारिश का सिलसिला अब हम देखने शुरू हो चुका है और जाती सर्दी एक बार फिर से लौट आई है। और यही इम्कान का इजहार किया जा रहा है कि जो रोजे हैं इंशाल्लाह वो भी बहुत बेहतर गुजरेंगे, ठंडे रोजे गुजरेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो आइंदा 12 घंटे हैं इसमें मुल्क भर में एक बारिशों का ऐसा स्पेल दाखिल हो रहा है कि जिससे न सिर्फ गर्मी का जोर टूटेगा बल्कि मुख्तलिफ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बर्फबारी का भी कभी इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान है, बालाई खैबर पख्तूनख्वा है और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाके हैं जहां पर जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ताहम चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। तो आप भी दुआ गो रहिए अल्लाह ताला से अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों में कि मौसम जो है वो ठंडा सा रहे, क्योंकि गर्मियां बहुत तवील हैं, बिल्कुल तवील भी हैं और फिर रमज़ान में भी फिर बहुत मुश्किल होती है। रोज़े रखने होते हैं तमाम ही मुसलमानों ने, रमज़ान का महीना भी आने वाला है, तो वी जस्ट होप कि मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। कौन बनेगा वजीर आजम, मामलात हतमी मराहिल में दाखिल। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुफाहमत, पीटीआई का विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा। अब्दुल मजीद बादीनी बलूचिस्तान की 70 साल सियासी तारीख बदलने वाला एक आम पाकिस्तानी। और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। और इंतखाबात के बाद हम देख रहे हैं कि मुल्क में जिस अमन इस्तेहकाम की तवक्को की जा रही थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, एक हुकूमत आएगी, मुंतखब हुकूमत आएगी और मामलात बेहतर हो जाएंगे, फिल वक्त हमें वो जो अमन इस्तेहकाम है वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा जिसको हम सब ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और हम देख रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात को विफाक में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत नहीं मिली है, इसलिए मामलात काफ़ी ऊपर नीचे होते भी दिखाई दे रहे हैं। अभी सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत का जो सिलसिला है वो भी जारी है, कहीं हम देख रहे हैं इल्ज़ामात का सिलसिला भी है। जो कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात मंजर आम पर आए हैं उसके बाद सिचुएशन की जो संगीनी है उसमें मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हैं बल्कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी हैं। और इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं उनकी यकीनी तौर पर जो इंक्वायरी है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। और इन इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी ये कहना है कि सबूत फराहम किए जाएं तो फिर ही उस पर कोई बात हो सके। बिल्कुल ऐसे। और इस पर हमने देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया अपनी हद तक, और फिर हमने ये देखा कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से खुसूसी इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ और फिर कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की छानबीन के लिए एक आला सतही कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। जबकि दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आम इंतखाब में जो मुबैना धांधली हुई है इसके खिलाफ कोई एक सूबा नहीं है कि जहां पर एहतजाज हो रहा हो। बलूचिस्तान में भी हमने देखा कि कल बहुत एहतजाज किया गया और जो उसकी एंट्रेंस थी और एग्जिट थी वो रास्ते बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से न सिर्फ जो तिजारती मामलात हैं वो मुतासर हुए बल्कि इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो सवारियां हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको भी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बहरहाल सिचुएशन इस वक्त किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, पंजाब में किसकी हुकूमत है इसके तो आसार हमें नजर आ रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा हैं वो वहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तस्वुर की जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनके मद्दे मुकाबिल होंगे मियां इस्लाम इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन विफाक इस वक्त प्रायोरिटी है सभी लोगों की कि हमारा और आपका वज़ीर आज़म होगा कौन, कि विफाक ना लिया जाए। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टरशिप को हम देख रहे हैं कि कोई भी उसको लेने को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। और ख्वाजा साद रफी की वो जो स्टेटमेंट है वो आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल होती है, हमें दिखाई दे रही है कि आप इस इक़्तिदार की कुर्सी को ले लेकर फिरते रहेंगे और आपको फिर इसका कैंडिडेट कोई नहीं मिलेगा। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं परवेज संदेला साहब, उन्होंने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। संदेला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कमेंट में यही चाहूँगा कि आप कमिश्नर रावलपिंडी वाले मामले पर थोड़ी सी बात करें, क्योंकि जिस तरह के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ही है। फिर सोशल मीडिया पर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत से ऐसे लोगों ने बार बार यही बात की जाती रही कि मरीम नवाज ने उनके हक में एक ट्वीट कहीं की और थी। अगर मुझे इजाजत दें तो जो कल रात को हमारी ही स्टोरी ब्रेक हुई है, ये प्रिंटिंग प्रेस वाला मामला है, संदेश साहब की
जी। आप लोगों की स्टोरी से मतलब क्या है ये? मतलब ये कि हमने रिपोर्टर्स को देखा है, हमारे डिजिटल मीडिया पर भी चल रही थी, हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी देखी है कि जो सिचुएशन इस वक्त है कि रॉयल पार्क की तरफ जो लक्ष्मी चौक वाला इलाका है, वहां पर कोई एक प्रिंटिंग प्रेस है जो कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा एहसान साहब है, उनकी है गालिबन, और वहां से बैलेट पेपर्स मिले हैं। तो ये अच्छा, एक और भी तस्दीक कर दूं, हमारे ही एक रिपोर्टर थे जिन्होंने दूसरा चैनल को ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे लगा कि शायद वो हमारी ब्रेक हुई स्टोरी है, लेकिन सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर ये चल मैं रही भी है। आपको यही बताने वाला था कि आप लोगों की स्टोरी नहीं है, आपके चैनल की स्टोरी नहीं है। वो चैनल आप में काम करते थे राय साकब खलसा, लेकिन आप लोगों के चैनल में काम करने से पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा एक पेड यूट्यूबर हैं, और उनकी जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी की ट्रांसमिशन थी लाइव, वो चलाया करते थे इमलिया हाशमी वगैरह के साथ बैठकर। और देखें, वो जब कमिश्नर फ्लॉप हो गया तो उन्होंने एक यूट्यूबर निकाल लिया। ये पीटीआई के सारे वतीरे हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो जहाँ पर छप रही है वो भी पीएमएलएन का है, और जहाँ पर वो जिस इलाके की NA-15 मानसेरा की, वहाँ पे 25-30 लोग और भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वहाँ पे कामयाब होने वाले तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैं, तो इसलिए वो नून लीग के खाते में कैसे डल सकती है। फिर उन पेपरों का कलर देखें, फिर ये देखें कि वो नून लीग का रहनुमा है जी, अंदरून शहर है, कोई पलवान शानवी होएगा ना, उसकी कोई सिक्योरिटी है ना, वे उसका चौकीदार है ना, उसका कोई मालिक है ना। एक यूट्यूबर एक कैमरे वाले के साथ जाकर वीडियो बना रहा, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। आप किसी के घर में घुस कर तो देखें, खासतौर पर लाहौर में, आपको वो नानी याद दिला दें। तो ये ड्रामे हैं। जब उन देखा कि कमिश्नर फ्लॉप हो गया, कमिश्नर वाली जो कहानी है वो खत्म होगी, शुरू से पहले खत्म होगी। जहां पर कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग सकता है, तो एक प्रेस प्रिंटिंग की क्या हैसियत है वहां? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ऐसा देखें, आप ये देखें कलर क्या होता है उस पेपर का। और अभी जब मियां नवाज शरीफ साहब अगर वो वहां से जीते होते तो फिर तो इस स्टोरी में कोई चस आ सकती थी, कोई मजा आ सकता था, कोई नमकीन हो सकती थी, लेकिन वहां से तो मियां नवाज साहब हारे हुए हैं। और जी, और उसके अलावा वहां पर दोबारा चल रहा है केस, क्योंकि दोबारा गिनती हो, तो इसलिए उसको मतनाजा करने के लिए पहले से, और आपको पता है हुआ क्या, वहां पर इससे पहले ऑलरेडी इलेक्शन के बाद वहां पर कूड़े क्रिकेट में और बहुत सारी ऐसी जगहों पे निशानात मिल रहे हैं जो कि खत्म किए गए हैं, जो कि बैलेट पेपर के हैं। तो ये सारी स्टोरियां करने के लिए होता क्या है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये अब मुल्क से थोड़ा सा आगे जाके खेलते हैं, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अब इस यूट्यूबर को होना तो ये चाहिए, अब तक ये पुलिस इसके एक्शन ले चुकी होती, इसको अब तक पकड़ा जा चुका होता, इससे अब तक इंक्वायरी शुरू हो चुकी होती, और 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन दुनिया के सामने पेश करता कि ये सारी कहानी है क्या। लेकिन इस मुल्क में कुछ कानून नाम की चीजें ऐसी हैं कि आप जो भी कर लें, जिस तरह भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। और अगर ये इल्जाम नून लीग पर लग रहा है, प्रेस को पकड़ना चाहिए। जी बिल्कुल पकड़ना चाहिए। जब इसको पकड़ेंगे तो तफ्तीश होगी, तो प्रिंटिंग प्रेस उसमें आएगा ना सर, उसमें जितने भी शामिल लोग हैं उसमें आने चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि ये पहले किसी एंकर को लेकर गए हैं, किसी रिपोर्टर को लेकर गए हैं, इन्होंने वहां पर बनाई है, और वो जब उसने देखा है कि ये ड्रामा हो रहा तो वो पीछे हट गया। वो जो पहले बनी है वो नहीं चली, वो जिस चैनल की भी थी, जो भी था, वो पहले नहीं चली, फिर इसने वहां पर खुद खड़े होकर बना ली थी, और खुद खड़े होकर बनाने के बाद इसने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की। अच्छा, उसके बाद अब जो पीटीआई के ऑफिशियल है, पीटीआई का ऑफिशियल, ये वहां से लॉन्च हुई है, फिर उनके अजहर मशवानी से लेकर दूसरे लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पीएमएलएन के जो वॉरियर्स हैं, या पीएमएलएन के जो जिनको आप उर्फे आम में पटवारी कहते हैं, उन्होंने पहले 15 मिनट में, मेरे ख्याल में मेरे समेत हम लोगों ने पहले 10 मिनट में इस पे ट्वीट करने शुरू कर दिया, और इसके एक एक फैक्ट लाकर मेरा ख्याल 20 से 25 मिनट के इसकी स्टोरी का खुलासा सिचुएशन का जो दूसरा रुख है वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जी 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 जी, और हमने 15-20 मिनट के अंदर अंदर काउंटर किया उस पर, उसके बाद कहीं पे वो नजर नहीं आ रही थी, डिफ्यूज हो गया। जी बिल्कुल हो गया। इसी तरह कमिश्नर साहब के साथ भी यही हुआ है। अब वो कमिश्नर साहब का देखें, उसके बस में है क्या वो ठप्पे लगाने वाली जगह पे जा सकता है? क्या उसके अंडर इलेक्शन हो रहे हैं? क्या उसकी कोई आईनी हैसियत है स्वाय इंतजामात और लेने के लिए? उसका तो कुछ रोल ही नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा 2013 वाले इलेक्शन में एक अफजल खान साहब आ गए थे, उन्होंने आकर बताया था, वो कुछ इलेक्शन कमीशन के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल कुछ थे, उन्होंने 2013 में भी इसी किस्म की एक स्टोरी निकाली थी। तो ये तहरीक इंसाफ का, आपको पता है, ये निकाह कर लेते हैं, मानते नहीं है, लेकिन पहले मार्केट में शोर करते हैं और फिर माहौल बनाने के बाद ऐसी चीजें करती है। तो ये लेकिन संदेला साहब, अभी मामला यहाँ पर ये है कि जिस तरह की भी ये साजिशें सामने आती हैं, इसको देखिए, अब आपकी पार्टी तो इसको साजिश ही कह रही है, लेकिन फिर इस तरह की जो साजिशी अनासर हैं, फिर वो तो इसका मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं। आप लोग जो इस तरह की अभी हम नंबर गेम देख रहे हैं, पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वफाक में भी हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं, हुकूमत में आते हैं, फिर इन अनासर का किस तरह से मुकाबला करेंगे? क्योंकि जो सोशल मीडिया के थ्रू फैब्रिकेटेड खबरें की जा रही हैं, अवाम का उन पर बहुत ज्यादा यकीन है। देखिए,
सोशल मीडिया नहीं, मीडिया को इसमें इन्वॉल्व कर लें, जितना रोल नेगेटिव मीडिया इसमें प्ले कर रहा है, माजरत के साथ अब मैं मीडिया पे बैठ के मीडिया के खिलाफ बात कर रहा हूं तो ये मुनासिब नहीं होगी, लेकिन ये चीजें, इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, इस पे कुछ कानून साजी होनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि हमारी हुकूमत आ रही है, जब हम हुकूमत में नहीं होंगे तो भी ये सब के लिए, ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, वरना इसके जो नुकसान हैं, अब देखिए 2 दिन से ट्विटर नहीं चल रहा, मैं भी वीपीएन यूज कर रहा हूं, आप भी वीपीएन यूज कर रहे हैं, तो आगे आने वाले वक्त में हम जो ताकतवर अदारे हैं या मतलब हुकूमत है उनको एक जवाब फराहम कर रहे हैं कि यहाँ पे सोशल मीडिया पर काइंड ऑफ पाबंदी लगा दी जाए, इसको चाइना बना दिया जाए, फिर मैं और आप रोएंगे बैठकर, तो लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनका तो लेना देना ओढ़ना बिछोना ही झूठ है। लेकिन संदेला साहब, आपने यहाँ पे बैठ के हमारे बारे में भी बात की थी, रगड़ आपने हमें भी लगा दिया, लेकिन ये बताएं कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लग रहा है कि मीडिया जो है उनके खिलाफ बयानियां कर रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि जैसे 8 तारीख की रात को 1% या 2% पर जताया जा रहा है खास एक ग्रुप को, खास एक पार्टी को, उनको बिल्कुल जिद लगा ली है बड़े बड़े एंकरों ने, बड़े बड़े अदारों में, अब नाम तो नहीं किया था लेकिन बड़े बड़े अदारे के बड़े बड़े एंकरों ने, जिनके बड़े नाम है, जिंदगियां गुजर गई हैं, मोटरसाइकिल से उनकी लैंड क्रूजर और प्लाजो तक ना जिंदगियां गुजर गई हैं, और उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि बिलावल भुट्टो जरदारी जीत गया, और बिलावल भुट्टो जरदारी बाद में टोटल 15,000 वोट ले रहा है, और इसी तरह बाकी भी तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो जीत रहे थे, और फिर सुबह तक जो हुआ वो आपने देखा कि रिजल्टों तो के यहाँ पर मामला ये भी तो है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब मीडिया मैनेजमेंट हम देखते हैं, जब हम किसी को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, हम मरीम नवाज की अगर बात करते हैं, शहबाज शरीफ की बात करते हैं, और जो आपके नीचे लेवल तक की लीडरशिप है, किसी से बात करने की भी हमने कोशिश की है, शो पर बुलाने की कोशिश की है, जब आप लोग अपना नैरेटिव नहीं देंगे और वन साइड स्टोरी चलेगी, फिर तो आपको यही लगेगा कि मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। आपका अपना जो मीडिया सेल बना हुआ था मॉल टाउन में, उसको ताले लगाकर आप लोग घरों को चले गए थे, तनकीद तो आप पर उस पर भी हो रही है। नहीं, ताले लगाकर घरों पे नहीं गए थे, अगर कायदीन घर को 11, साढ़े 11, 12 बजे चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया सेल में मैं खुद 3:30 बजे तक बैठा हुआ था, हम सुबह 3:30, 4 बजे घर पे गए हैं, राणा सनाउल्लाह साहब 2-2:30 बजे आए हैं, उसके बाद एहसन इकबाल साहब आए हैं, उसके बाद ख्वाजा आसफ साहब आए हैं, तो ये कह देना कि हम लोग ताला लगाकर चले थे, इसमें कोई हकीकत नहीं है। रात को हम लोग वहां पर थे, सुबह 6, 6:30, 7 बजे फिर हम वापस आ गए थे, 3 घंटे आराम करके। मान लिया मतलब कि सीनियर लीडरशिप जो थी टफ टाइम मिला, काफी मतलब काम किया, इलेक्शंस को देखा, मॉनिटरिंग की, वो लोग चले गए। सेकंड ईयर की लीडरशिप, थर्ड ईयर की लीडरशिप, फोर्थ ईयर की लीडरशिप, कोई नजर नहीं आ रहा हमारे प्रोग्राम में। मुझे हम खुद कह रहे हैं, संदेला साहब आप आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हमें कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं मिल रहा था। आप आए हमारे पास इलेक्शन ट्रांसमिशन पर और कोई भी नहीं आया। अरे ये बिल्कुल ठीक है, इस पे पार्टी में भी एक चीज चल रही है, इसमें सोशल मीडिया पर भी तनकीद हो रही है, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ ये देखें, ये चीजें ठीक करनी पड़ेगी। ये अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो जो 10-10 लोग बैठे हुए हैं जो टीवी पर आ रहे हैं, देखिए इस अभी एक जो जगह खाली नजर आ रही है जहां पर एहसन इकबाल साहब बैठते थे, जहां पर दानियाल अजीज बैठते थे, तलाल चौधरी बैठते थे, निहाल हाशमी बैठते थे, उनकी गैर हाजिरी सवालिया निशान उठा रही है, और आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी नजर आएगी जब ये जैसे ही अभी तो हर कोई हुकूमत साजी में मसरूफ है, फिर ऊपर से माशाल्लाह मतलब लेकिन हुकूमत साजी भी तो तभी मुकम्मल होगी ना जब हुकूमती जोड़ तोड़ कंप्लीट होकर। वहीं पर आपके तहफ्फुज़ात भी बिल्कुल दुरुस्त हैं कि बयानियां एक तरफ का नजर आ रहा है, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए आपकी जमात की तरफ से कोई अजमा जाहिद बुखारी साहिबा वो सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं चलाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी टाइम देंगी? वो देना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये जो लोग जिन सवालिया निशान हैं, मैं इस पे खुद मैं इसकी कोई डिफेंड नहीं कर रहा, इसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान अपना हो रहा है और अपने नुकसान को बचाने के लिए सामना आना करे पड़ेगा, और ये इस पे एक बड़ी सीरियस डिबेट चल रही है। मेरे ख्याल है आने वाले दिनों में आप लोगों के जो शो है उसकी तादाद बढ़ानी पड़ेगी कि नून लीग के इतने लोग प्रोग्राम करने के लिए। लेकिन चले मैं यही कहूंगा, एक तरफ आपने मीडिया पर कह दिया कि मीडिया ऐसे कर रहा है, आपको अपनी पार्टी से भी गिला है कि पार्टी भी इस तरीके को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करी। जो जिम्मेदारी मीडिया को भी पूरी करनी चाहिए। देखें ऐसे वन वे ट्रैफिक चलाएंगे तो वो भी ठीक नहीं। वन वे ट्रैफिक फिर इसीलिए है कि फिर वन वे मौके भी सामने आ रहा है, दूसरे लोग हमें टाइम ही नहीं दे रहे, मौके ही नहीं आएगा तो कैसे ट्रैफिक। बुखारी साहिबा आप लोग आए बैठे, अब आप आए हैं तो आपने अपना मौके पेश किया है जमातों का। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं इससे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो इतरात हमें आ रही थी कि नवाज शरीफ मरकज में हुकूमत नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ नवाज शरीफ ही
हुकूमत नहीं लेना चाहते हैं, फिर वो अपनी पार्टी को इस मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? वो अपनी पार्टी को उसी मखलूत हुकूमत में क्यों भेज रहे हैं जो कि पीडीएम की 16 माह की हुकूमत हुई और फिर उसमें यही बाद में कहा गया कि तमाम लोगों को फिर फैसिलिटेट करना है, तमाम लोगों की बात माननी है। फिर मुस्लिम लीग नून उस स्टांस से पीछे क्यों नहीं हटती? सिर्फ पंजाब तक ही आप लोग क्यों कंप्रोमाइज करने को रेडी नहीं है? देखिए, जहां तक अगर मियां नवाज साहब मरकज में हुकूमत नहीं लेना चाहते तो फिर हम हुकूमत नहीं ले रहे, लेकिन क्योंकि हम हुकूमत ले रहे हैं इसका मतलब है कि उसमें नवाज शरीफ साहब की मर्जी है और नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो कोई फैसला। हाँ, लेकिन पार्टी के अंदर जब बैठते हैं, जब अजलास होते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ राय आती है कि अगर फर्ज किया कि मरकज में ये सब कुछ जो हो रहा है, अब देखें उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल होगा वो आपके सामने है कि वो मीठे मीठे वाली बात जो आप अभी ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे, कड़वा तो ये बहुत ट्रू है और ये बहुत ट्रू है। लेकिन क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस बात का भी अंदाजा है कि इन तमाम तर हालात के बावजूद पाकिस्तान में अगर फर्ज किया कि मुस्लिम लीग नून भी पीछे हट जाए और ये बोझ ना उठाए तो इस मुल्क का होगा क्या? अगर हम लोग मरकज में हुकूमत ही बना रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ को मिलकर बैठने को तैयार नहीं है और उनके 90 हैं तो 90 रहेंगे, 91 नहीं होंगे। अब वो दौर गए हेलीकॉप्टर वाले, वो दौर गए जहाजों वाले, वो जहांगीर तरीन रिटायर हो गए जो बंदे ला के दिया करते थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जाहिर है इन मुश्किल हालात में आगे आएगी नहीं, उनको तो पार्टी के साथ रहकर जो करना है वो भी आपके सामने। तो मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इन हालात के बावजूद भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहते और वो आज भी चाहते हैं कि इन मुश्किलात से निकाला जाए और यही एक वजह है कि ये कड़वा घूंट भरने के लिए वो तैयार है। जिस बोझ का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं बड़े एक सीनियर एंकर पर्सन की स्टेटमेंट को कोट करने लगी उन्हीं के प्रोग्राम की, मोहम्मद वालिद साहब का नाम लेके मैं कह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब विफाक का बोझ इसलिए उठाने को तैयार हैं क्योंकि पंजाब की जो वजारत आला है वो उससे मशरूत है। अगर वो विफाक में जाके बोझ नहीं संभालते तो मरियम बीबी को पंजाब की वजारत आला का ओहदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जी? क्या अवाम ने आप 200 सीटें हो चुकी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो किसने देना है? वो तो ऑलरेडी अवाम डिसाइड कर चुके हैं। कौन होता है जो मरियम नवाज को रोकने वाला है? मरियम नवाज ने अपने वोटों की तादाद पर आना है और वो अपने वोट ले चुकी है। मतलूबा हदफ उनमें किसी सियासी पार्टी की उनको ना तो वहां पर महलूत हुकूमत बन रही है पंजाब में और ना वहां पर किसी से तरले मिन्नत किए जा रहे हैं, तो ये तो कोई जवाब नहीं बनता। देखें, अगर वहां पर आपकी बात को तकवीयत मिले, अगर वहां पर उनके मेंबर कम हो, हमें किसी पार्टी से इत्तेहाद करना पड़ा, कहा जी कि हमें कोई पार्टी वहां पर हेल्प कर रही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। मरियम नवाज अपने एमपीए के वोटों से एमपीए बनने मेंबर पंजाब की जिला बनने जा रही है, तो इसलिए ये वाला तो मेरे ख्याल में यहीं पे गलत साबित हो जाता है। ये जवाब, ये इसके कोई मफरूजा ही नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कि अगर मरियम को पंजाब में बनाना है तो मरकज लेना पड़ेगा, मेरे ख्याल में ये इसका कोई लॉजिक नहीं। लेकिन इसी बात पर पार्टी में कोई रिजर्वेशंस हैं मरीम नवाज के नाम को लेकर? सीएमशिप के लिए आसिफ किरमानी साहब भी ये कह चुके हैं कि अभी प्री मैच्योर हैं, जिस तरह से आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो के हवाले से बात की थी कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए प्री मैच्योर सिचुएशन उनकी भी चल रही है। तो विद इन द पार्टी को रिजर्वेशंस हैं कि वो जो एक मरूसी सियासत है कि जो इस तरह के ओहदे होंगे वो जो मियां बरादरान की जो फैमिली है उन्हीं के दरमियान रहेंगे। हमजा शहबाज को हम देख लेंगे या फिर मरीम नवाज को देख लेंगे? देखिए, मरियम नवाज जो है ना वो अपनी काबिलियत पर, अपनी अहलियत पर यहां पर आ रही है। 10 साल में जो उन्होंने जो इस मुल्क में सियासत की है, अगर मुझे आप भी एक भी, जब देखें मुश्किल तरीन दौर में जब पीएमएलएन की पूरी क़यादत अंदर थी, जब उसको अपने बाप के सामने गिरफ्तार किया गया था, जब उसको एसी वाला कमरा और सब सहूलतें देने की बात की, तो उन्होंने कहा कि आम लोगों में रहूंगी, आम कैदियों में रहेंगी। और फिर उन्होंने जेलें काटी, जेलें काटने के बाद जो उन्होंने इस मुल्क में इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाई, उसको लीड करने वाली मरियम नवाज थी। तो ये कह देना कि उनके खिलाफ पार्टी में, देखें जमहूरियत यही है, डेमोक्रेसी यही है, 10 लोग जब बैठते हैं उनकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन उसके बाद मुतफक्का फैसला होता है। और अगर कहीं किसी जगह पे कोई ऐसी बात हुई है तो वो जाहिर है जमहूरियत हुई होगी, लेकिन मेरे ख्याल में मरियम नवाज पर पार्टी में कोई तहफ़्ज़ात, जो बातें भी आपने मरियम नवाज के हवाले से की हैं उसमें बहुत से लोगों को हम यही कहते सुन रहे हैं कि क्या ये कोई क्रेडिबिलिटी है कि वो गिरफ्तार हो गई थी, उन्होंने जेल में इतना टफ टाइम गुजारा था, बीइंग सीएम बनने के लिए इतना ये क्रेडिबिलिटी होना जरूरी है, या फिर आपको पहले भी कोई एक्सपीरियंस इस हवाले से होना चाहिए? जैसे खान साहब को हमने स्टेटमेंट देते हुए सुना था कि शुक्र है हमें जो हुकूमत है 2013 में नहीं मिली थी, सिर्फ केपी की गवर्नमेंट मिली थी, अदरवाइज तो हम सब तबाह कर बैठते। खान साहब के अपने अल्फाज हैं। उसी सिचुएशन में, सिनेरियो में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मरियम नवाज के हवाले से उनका पहले कोई एक्सपीरियंस एज नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के ओहदे का उस बिहाफ पर? नहीं, बिल्कुल भी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो वज़ीर नहीं बन सकते। जब मियां साहब वज़ीर आला बने थे या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बनेंगे तो उनका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था जी। तो वो पंजाब के कामयाब तरीन एडमिनिस्ट्रेटर बने, उनका कोई किसी जगह पे इस पे कोई उनके जो दुश्मन है वो भी सवालिया निशान नहीं उठा सकते। तो मरियम नवाज साहिबा जो है ना, जो अगर बात एक्सपीरियंस करेंगी तो उनके वालिद साहब वज़ीर आला रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, चचा वज़ीर आला रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका भाई वज़ीर आला रहा है। तो एक्सपीरियंस तो यहीं से गेन कर, बैकग्राउंड है, तो लेगेसी को लेकर आगे चलेंगे। बिल्कुल लेके आगे चल रही
है और आपका- वो ऑलरेडी इस पे अभी तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मतलब फर्ज किया जो रमजान आ रहा है तो रमजान में अभी से उनकी तैयारियां मुकम्मल मतलब जारी टू हैं। डू लिस्ट अपनी बना बैठी जी है कि बिल्कुल उन्होंने बनाकर आज बैठी क्या क्या हैं, करना है। बिल्कुल बनाकर बैठी हैं। ठीक, थैंक यू ठीक सो है, मच बहुत परवेज संदेला शुक्रिया। साहब। आपकी तरफ से आपकी पार्टी का मौकिफ भी आ गया और वो गिला आपकी पार्टी के बाकी लोग जो है ना वो आके खत्म करें कि आपका मौकिफ जो है वो मीडिया तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं और अब बात हो रही है आम इंतखाबात के हवाले से, जो कि हो तो गए हैं लेकिन पता नहीं क्यों हमें अपना वज़ीर आज़म नहीं मिल रहा और हुकूमत भी बनती हुई हमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जोड़ तोड़ शुरू हो रही है। वो कल तक जो लोग कह रहे थे कि हम सिर्फ आईनी ओहदे लेंगे, अब वो काबीना का हिस्सा भी होंगे, बनने के लिए लेकिन तैयार क्या हो रहे हैं। ये हुकूमत चल पाएगी? कैसे चल पाएगी, कब तक चल पाएगी? और जिस तरह से 16 माह की हुकूमत में भी हमने देखा कि यही तमाम पार्टीज मौजूद थी और उसके बाद के जो गिले शिकवे थे वो भी जारी हैं। इवन अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से नून लीग पर तनकीद करते हैं और नून लीग की तरफ से जो काउंटर स्ट्राइक है वो भी उस अंदाज से नहीं किया जाता। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इलेक्शन करवाए तो इसीलिए गए थे कि हालात जो बुरे हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये तो उससे भी बुरे हालात हो गए हैं। आए रोज हम देख रहे हैं कि धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, इलेक्शन मुतनाज़ा बनते दिखाई दे रहे हैं, बन चुके हैं मुतनाज़ा और हर तरफ से सिर्फ इल्जामात लगने का सिलसिला ही जारी है। कमिश्नर रावलपिंडी वाला भी एक एपिसोड हो चुका है जिसमें अब बार बार यही कहा जा रहा है कि कमिश्नर साहब का कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं स्टडी कर रहा था पाकिस्तान के इंतखाबात की जो तारीख है धांधली के वाले से, तो दुनिया में नंबर 1 आया हमारा 75 में। यहाँ पे हमेशा जो इंतखाबात हुए हैं वो इंतहाई आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं और इंतहाई साफ सुथरे हुए हैं। तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं, जो भी धांधली का इल्जाम लगाएगा वो सारे पागल हैं। बल्कि उसके लिए हमें कानून बना देना चाहिए। मतलब 75 साल में हमने एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं कराया जिसमें धांधली ना हो। तो मैं थोड़ा सा तन से जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जमहूरियत की जो बुनियाद है वो डेफिनेटली एक फैक्टर नहीं है, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। तो जिस तरह आप कोई इमारत बनाते हैं और उसकी जो बुनियाद बनाते हैं वही वैसी इमारत बनेगी। अब आप माशाल्लाह आपके सवाल में ही बड़ा अच्छा जवाब है कि जब आपने बुनियाद ही इमारत की जो बनाई है उसमें डिस्प्यूट आ गया। अब असल मसला ये है कि हमें हमारे पास ऐसे इदारे क्यों नहीं है जो फैक्ट्स फाइंडिंग करें। हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे बाकी इदारे हैं। जब तक ये कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी अलग नहीं होगा, आगे नहीं जाएंगे। जो भी अगर हुकूमत मखलूत भी बन जाए, नून की बन जाए, पीपल्स पार्टी की बन जाए, पीटीए की बन जाए, तो ये जो दर्द है ना धांधली का, ये इल्जाम है, ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा, मगर ये शामिल हो गया तो हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। अच्छा, ये भी बताइएगा ताहिर साहब, जब हम इंडिया के हवाले से बात करते हैं जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, आगे पीछे सिर्फ एक दिन का फर्क है हमारे आज़ाद मुमलिकत बनने में वहाँ पर जब आज तक इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर धांधली को सरा से शोर हमें सामने नजर आता हुआ नहीं दिखाई देता। मतलब बहुत सारी हमने इंतखाबात के नताइज जो हैं वो देखे हैं और फिर इसकी हुकूमत वहाँ पर मौजूद नहीं होती है। हम देखते हैं जो सिटिंग गवर्नमेंट है वही इलेक्शन करवाते हैं, रियासतें वहां पर ज्यादा मौजूद हैं, वोटर की तादाद वहां पर ज्यादा मौजूद है, लेकिन इस तरह के इश्यूज हम अक्रॉस द बॉर्डर तो नहीं देख रहे हैं। देखिए, पहले तो हमने बड़ी ज्यादती की। जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसके मुताबिक कोई निगरान हुकूमत नहीं होती। हमारे यहाँ पर अंदाजा लगाएं हमने टैक्स पेयर से कितनी ज्यादती की है। पंजाब हुकूमत है और हमारी जो केपी की हुकूमत है, ये जो हमारी फेडरल हुकूमत है, ये चूंगा प्रोग्राम है। ये 9-10 साल से अवाम के टैक्स पे इन्होंने डाका डाला हुआ है। ये आपके मेरे जो पैसे इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान का जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक ये था कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, ये मैं इंडिया की तरफ भी अब जाने लगूं, इंडिया में हुकूमत नहीं बनती, कोई निगरानी नहीं होती। जो ही इलेक्शन आपका अनाउंस होता है तो सारी पावर चली जाती है इलेक्शन कमिश्नर के पास। तो इंडिया में प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो जीरो होता है। उसका जो असल प्राइम मिनिस्टर वो 90 दिन हो, 60 दिन हो, 30 दिन हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। आप उसकी इजाजत के बगैर कोई फंड नहीं ले सकते, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो प्रैक्टिकली स्टेट को वो कंट्रोल कर लेता है। तो हमने उसका उल्टा साहब किया। हमने कहा कि हम 9-10 महीने के लिए एक्स्ट्रा वजीर बनाएंगे, हुकूमतें बनाएंगे, उनको पैसे देंगे, गाड़ियां देंगे, पेट्रोल देंगे और उसके साथ इलेक्शन कमीशन भी बनाएंगे। वो इलेक्शन कमीशन जो कभी 3 महीने 6 महीने पहले कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कलमे नहीं, हमारे पास पेंसिलें नहीं है। तो हमारे सिस्टम का फ्लाई, टू बी ऑनेस्ट विद यू,
हमने सिस्टम खुद इस तरह डिजाइन किया हुआ है ताकि हमें कंट्रोल इस पे हासिल तो है। ताहिर मलिक जो साहब, सच्ची सवाल ये भी है, सिस्टम तो डिजाइन हमने अपनी मर्जी के मुताबिक किया हुआ है, आपको लगता है कि हमने इलेक्शन भी ये वाला अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन किया? हमने उनको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि इलेक्शन से एक रात पहले ही हमने देखा कि बहुत सारे सवालिया निशान लग गए, फिर इलेक्शन की रात को, बल्कि सुबह से लेके जिस तरीके से इंटरनेट की बंदिश रही है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इलेक्शन की शफाफियत पर। तो वहीं से ही एक पहला जो था वो कील गड़ी, और फिर आगे चलकर हम ये देख रहे हैं कि इतने रोज गुजर गए, 1.5 हफ्ता गुजर गया, अभी तक इस मुल्क में हुकूमत साजी होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। देखिए ना, 1970 में हमने पहले इलेक्शन कराए थे 1 मैन 1 वोट, और आज उसको 30 और 24 54 इयर्स हो गए हैं। आज तक हमने असेंबली को कॉल ही नहीं किया। यानी कि 160 सीटें थी, 160 अवामी लीग की थी, शेख मुजीब उसका हेड करता था, और पीपल्स पार्टी की दूसरी नंबर सीटें थी 81। तो हमने 160 वाले को आज तक 54 इयर्स हो गए, हमने असेंबली का इजलास ही कॉल नहीं किया कि वहां काउंटिंग हो जाएगी, 160 वाला हुक्मरान हो जाएगा। तो मेरा लिए हमारे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में शुरू से ये चीज है। फिर उसके बाद 77 के इलेक्शन है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली की जो कैंपेन थी 77 में हुई। फिर 90s में भुट्टो और बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की लड़ाई इसी बात पे होती थी, इलेक्शन चोरी हुई है, इलेक्शन चोरी हुई है। अब हालत ये होगी हमारे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी की कि मैं तो खैर एक बहुत ही आम आदमी, मेरे से भी गया गुआचा जो बंदा आपको बता देगा इलेक्शन से पहले कौन जीतेगा। तो ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें पहले हुकूमत बनती है, इलेक्शन बाद में। लेकिन मलिक साहब, अभी आप सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं? जो इत्तेहाद बनते हमें दोबारा से नजर आ रहे हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, अभी वो वफाकी काबीना का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप वही देख रहे हैं, PDM 2 वही जो 16 माह की हुकूमत में तमाम चेहरे हमें नजर आए, फिर वही मिलकर बैठ जाएंगे? देखें, जो अंदर की बात है ना वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को 55% जो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं ना, पाकिस्तान 9,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करता है। असूली तौर पे, आईनी तौर पे वफाक को उस 9,000 अरब में 55% वापस सूबों को दे देना है। तो नून की अंदर से ख्वाहिश ये है कि हमें पंजाब मिल जाए, हमें पैसे हमारे मिल जाए। सिंध बड़ा खुश है, पीपल्स पार्टी के हमें सिंध मिल जाए, खान साहब को KPK मिल जाएगा। मगर जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान के टैक्स देने, पाकिस्तान के कर्जे देने, पाकिस्तान का सूद देना, पाकिस्तान की बिजली मैनेज करना, पाकिस्तान की गैस, जहाँ पे जूते पड़ते हैं, वो है सारा वफाक। इस वक्त जो सारी जमातें हैं वो इसलिए डरती हैं, आगे IMF खड़ा है, बल्कि जो हालात हैं उससे हो सकता है कि बिजली का यूनिट 100 रुपए चला जाए, और गैस आपने जाते जाते फिर आप देखें ना, निगरान हुकूमत हर रोज चीजें महंगी इसलिए कर रही है कि मैच फिक्स है कि आने वाली हुकूमत को इतनी जरूरत पड़नी है कि 3 से 6 महीने में पाकिस्तान में एक बेजारी और एक लवारसी पैदा हो जाएगी। तो ये जो पॉलिटिशियन बेवकूफ है, ये सारे ये चाह रहे हैं कि आप हमें सूबे दे दें, हम आराम से SHO को पकड़े, डिप्टी कमिश्नर को पकड़े, पटवारी अपनी मर्जी का रखें, अपना पेट भरें, बाढ़ में जाए। ताहिर साहब, जितनी संगीनियां आप यहाँ पर हमें बता रहे हैं, और इसका अंदाजा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को तो जरा ज्यादा ही है, तो फिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोग हुकूमत नहीं दे रहे, जिनका मैंडेट है, जिनको लोग कह रहे हैं कि खुद इनके लोग कह रहे हैं कि हाँ वो लोग जीते हैं, लेकिन फिर भी हम मुल्क के बारे में सोचना चाह रहे, क्यों अपने ऊपर एक बार फिर से तकलीफ का टोकरा रखना चाह रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? हमारी जो मेरा हाल प्रॉब्लम शुरू हुई है वो 9 मई से शुरू हुई है। हमारा रियासत ने ये फैसला किया है, ये ऑन दी रिकॉर्ड है, को मैं आपको खबर नहीं दूंगा कि मुझे याद है 9 मई के बाद 11 मई को जनरल शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो ऑन रिकॉर्ड थे कि ये हमारी रियासत इस दिन को भूल नहीं सकती और हम इसको किसी सूरत जाने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि आप अच्छा कह लें या बुरा कह लें कि रियासत ने फैसला किया कि एक जमात है उसने रियासत पे हमला किया। ताहिर साहब, क्या अवाम इस रियासत का हिस्सा नहीं जिन्होंने 8 फरवरी को फैसला लिया और बकौल मौलाना साहब की कि उन्होंने 9 मई के बयानिए को या 9 मई के मामलात को डिफ्यूज करके रख दिया? ये माशरती लोगों की किताबों में तो यही लिखा है, मगर जो मेरी उम्र में मैंने देखा मुझे यकीन नहीं आया। मुझे जुल्फ़कार अली भुट्टो का एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा, आपने बड़ी अच्छी मतलब फिक्रा यूज किया। मैं आपकी सपोर्ट में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में 75 साल में जो सबसे खूबसूरत पॉलिटिकल वर्ड आया वो है ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो देख लें 2.5 साल वो काल कोठरी में रहा और 52 ईयर्स की उम्र में उसको फांसी हो गई। 2 उसके बेटे थे, दोनों को गैर फितरी थी, मौत से गए। एक बेटी वजीर आजम थी, वो भी दुनिया से चली गई और उनकी जो बेगम साहबा थी नुसरत, वो दिमागी तवाज़ुन खो गई। तो जिसने ये आपको आइडिया दिया था कि ताकत का सरचश्मा हमें, उसके साथ ये हुआ। अब बाकी आप सवाल कर ले।
ठीक है, तो मलिक साहब आप फिर किस तरह से देख रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी फिर मरकज का हिस्सा बन जाती है, आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन जाते हैं, बिलावल इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि उनके जो वाले साहब हैं वो सदर बन जाएं, तो फिर जो ऐवान सदर है वो आपको लगता है कि वजीर आजम हाउस पर भारी ही रहेगा, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब के पहले जब वो ओहदा सदारत के दौरान थे तब जो कुछ होता था? मैं तो आप दोनों के सवाल को आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, ये सदर बन जाए, ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बन जाए, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मुझे कोई इतराज नहीं। मेरा तो नहीं बनेंगे तो मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे क्योंकि मसले बड़े ज्यादा है ना। पीएमशिप कोई लेने को तैयार नहीं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, पाकिस्तान के जो हम जैसे लोग हैं, बहुत बड़ी मेजॉरिटी 99% उनको किसी चीज से गरज नहीं कि ये लोन क्या होता है, कर्जे क्या होते हैं, जीडीपी क्या होती है, उनको 3 चीजों से गर्ज है। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। 47 से लेके 2024 तक हम इन 3 अजाब में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान का भाई वो होगा, पाकिस्तान का बाप वो होगा, पाकिस्तान का हीरो वो होगा जो इन 3 चीजों को कम करे। वो वजीर आज़म बन जाए, सदर बन जाए, वो आप बन जाए, मैं बन जाऊं, मेरा हले पाकिस्तान कोई इतराज नहीं। अच्छा ताहिर साहब, एक सवाल मेरा ये, कल जब मैं सुन रही थी ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर एक जलसे के दौरान, उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भी ऑफर दी गई थी कि 3 साल हुकूमत हम कर लेते हैं, आगे 2 साल चलकर हुकूमत आप कर लेना। आप मुझे ये बताइएगा कि ये बचपन में तो हम खेला करते थे कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, आधी चॉकलेट तुम्हारी आधी मेरी, और मिल बैठकर खाएंगे। हुकूमत भी ऐसे बनती है, जिसको उन्होंने कहा कि मैंने तो इनकार कर दिया। लेकिन आपको लगता है कि ये मशवरा जिसने भी दिया होगा, ये मुल्क के साथ इंसाफ किया गया या लोगों के मैंडेट के साथ इंसाफ किया जा रहा है? देखिए, जो असल ट्रेजेडी हुई है ना, वो ये हुई है कि 3 जमातों के पास सीट्स हैं, इनमें कोई एक जमात हुकूमत नहीं बना सकती, हर सूरत में 2 जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अब खान साहब जो हैं, खान साहब तो आपको पता है 150 किलोमीटर पे गेंद करने वाले हैं, वो तो 30 साल से कह रहे हैं कि दोनों चोर हैं। अब चोरों में से किसके साथ रुले, वो उसकी प्रॉब्लम है। वो तो फरमाते ही है कि ये दोनों फ्राडी हैं, चोर हैं, मैं इनसे नहीं मिल सकता। अब बाकी 2 रह गए। अब बाकी 2 का मसला ये है कि असल में पुराने ये एक दूसरे के सियासी अरीब थे। तो ट्रेजेडी ये हुई है कि ऐसा खूबसूरत निजाम है, उसने किसी को किसी जोगा नहीं छोड़ा। आपको हर सूरत 2 जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और जब 2 जमातें इकट्ठी होंगी तो दोनों की डेथ होगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि पॉलिटिकली परफॉर्मेंस किसी के पास नहीं है, टीम किसी के पास नहीं है, प्रोग्राम किसी के पास नहीं है, कौम के अंदर सब्र नहीं है, मीडिया में मेच्योरिटी नहीं है। तो किसने इनको 3 साल देने के पासन सही करो। कल उन्होंने हलफ लेना है तो SHO ने डाका डाल देना है, MPA ने कोई गलतकारी आ जानी है, सोसाइटी में एग्जाइटी है, मीडिया ने शोर डाल देना है, बिजली महंगी हो गई होगी। तो आपके पास किसी के पास मेरी राय में प्रोग्राम ही नहीं है, टीम ही नहीं है। खान साहब की मैं जाते जाते एक बात कर दूं, इमरान खान कह रहा था कि मैंने 26 साल तैयारी की है, तो उन्होंने 3.5 साल में 5 मिनिस्टर और 5 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले थे जी। और उन्होंने खुद करनी थी IMF के लिए, इतनी तैयारी थी उनकी। बाद में जाकर उनको समझ आया कि IMF से लोन, तो इतनी तैयारी के बाद हमारे हुक्मरान आते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? मेरा नहीं ख्याल इनके पास कैपेसिटी है। ठीक है मलिक साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जिस तरह से CCP लाहौर, तो शायद हमें याद भी नहीं है कि वो कितने CCP लाहौर PTI के दौर में तब्दील किए गए थे, लेकिन खिलाफ कोई फाइल ना खुल जाए, लेकिन फिर आप सिनेरियो किस तरफ जाता देख रहे हैं। एक तरफ गैस बढ़ रही है, बिजली बढ़ रही है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। आने वाली हुकूमत फिर कर क्या सकेगी? सोशल मीडिया को अगर हम देख लें तो 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक्स पर भी पाबंदी लगी हुई है, जिसको ट्विटर के नाम से पहले जानते रहे हैं, तो वो भी नहीं चल पा रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है मुल्क में जो चल रही हो, और वहां पर बहस सिर्फ ये हो रही है कि मरियम नवाज वजीर आला बनेंगी, कैसे बनेंगी, किस क्रेडिबिलिटी पर बनेंगी। देखिए, बड़ा सिंपल हाल है। अगर ये निजाम चाहे, सिंपल हाल ये है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यूट्रल है, वो सुओ मोटो ले दादरी पे, बल्कि अगले इसी वीक उनकी समाअत है। आप लाइव कवरेज कर दें और सुप्रीम कोर्ट जो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करे, अगर धांधली जहां जहां पे हुई है उसको साफ करे, और धांधली के बाद आप पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। एक आपके अंदर एक इखलाकी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरा बार बार सवाल है कि आपने जिस गाड़ी में बैठेंगे, एक मसला पाकिस्तान की रियासत से दरखास्त है कि आप एक इंश्योरेंस कर दें कि आप न्यूट्रली ये साबित कर दें जहां जहां धांधली है वो खत्म करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, उसके सबूत दे रहे होंगे कि जहां जहां धांधली हुई है। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। अहम खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां इंतखाबात में मुबैना धांधली केस को इस वक्त वापस ले लिया गया है, और इतलात यही मौसूल हो रही हैं
कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त पर समाअत का फैसला किया है। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये केस हम सुनेंगे। शहरी ने दरख्वास्त वापस लेनी थी तो फिर दायर क्यों की गई? अदालत ने मुतल्लिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म भी दे दिया है। बिल्कुल अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली की दरख्वास्त को वापस लिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त पर समाअत का फैसला किया है और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स से दिए हैं कि ये केस हम सुनेंगे। शहरी ने दरख्वास्त वापस लेनी थी तो फिर दायर ही क्यों की थी? अब अदालत ने मुतल्लिका थाने की SHO को नोटिस की तामील करवाने का हुक्म दे दिया है। तो यकीनी तौर पर एक अहम मामला है, क्योंकि इंतखाबात की में जो धांधली का मामला है वो सिर्फ मुल्क के किसी एक शहर एक गली मोहल्ले में हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि चारों सूबों में मुख्तलिफ मकामात पर इस सिलसिले में एहतजाज किए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर ही कर दी तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इसरार किया गया है, इस्तफसार किया गया है, जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी तो फिर वापस क्यों ली गई? बहरहाल मफाद आमा के बारे में अगर सोचा जाए, पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए, लोगों के अवामी मैंडेट के बारे में सोचा जाए, तो अब ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है कि ये केस जरूर सुना जाएगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली की दरख्वास्त को वापस लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त पर समाअत का फैसला किया है। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ये केस हम सुनेंगे। शहरी ने दरख्वास्त वापस लेनी थी तो फिर ये दरख्वास्त दायर ही क्यों की गई थी? अदालत की जानिब से मुतल्लिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। कहाँ मामला है? सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली की दरख्वास्त वापस ले ली गई है और लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस पर रिमार्क्स दिए हैं कि ये केस हम सुनेंगे। शहरी ने अगर दरख्वास्त वापस लेनी थी तो दायर क्यों की गई? ये कैसा मजाक है? ये केस हम जरूर सुनेंगे। जी, तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए जरा इकोनॉमी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त निगरान सेटअप भी मुल्क में चल रहा है और IMF की तरफ भी हम लोग बढ़ने वाले हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो हमें कहीं पर नजर नहीं आ रही, जिससे बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ, टैक्सों और ईंधन की कीमतों में इजाफे, रुपए की कदर में जबरदस्त कमी के साथ अफरात ज़र की शक्ल में मुतासिर कर रहा है पाकिस्तान को, जो कि इस वक्त 30% के लगभग है। मुल्क इस वक्त जिन संगीन मौसमी मसाइल से दो चार है, ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने अपनी मुख्तसर मुद्दत के दौरान उन्हें हल करने के लिए कुछ इकदाम किए हैं, मगर खराब मौसमी सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए एक मुकम्मल मुंतखब जमहूरी हुकूमत का होना भी जरूरी है, जिसके बारे में हम बात आज प्रोग्राम के आगाज से ही करते हैं। बिल्कुल, खराब हालात तो हम देख रहे हैं, लेकिन इन खराब हालात में एक अच्छी खबर भी है और वो ये है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल की जो बरामदात हैं उसमें इजाफा देखने में आया है। दूसरी जानिब एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि एक साल के दौरान गैस की जो कीमतें हैं उसमें पहले ही 246% इजाफा किया गया था। अगर हुकूमत इस मसले पर तवज्जो नहीं देती है तो फिर वो अपनी सनतें बंद कर देंगी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा ने भी हुकूमत की जानिब से गैस की जो कीमतों में मुमकिन इजाफा है उसको मुस्तरद कर दिया है और जो ख़राब मुआशी सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं उसको दुरुस्त करने के लिए एक मुकम्मल मुंतखब जमहूरी हुकूमत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पॉलिसीज़ हैं उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान इस वक्त जो IMF के प्रोग्राम पर अमल कर रहा है वो भी ख़त्म होने वाला है। जितने भी माहिरीन हैं जो मईशत को अच्छे से समझते हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी इकॉनमी को दुरुस्त तरीके में चलाना है, बेहतर करना है, तो जितनी जल्दी भी मुमकिन होगा हमें दोबारा IMF की तरफ ही जाना है। और हमें IMF की तरफ जाने का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी हुकूमत आती है वो अवाम पर ही बोझ डालती है, जैसे पहले भी डाला गया बोझ और अब भी वही किया जा रहा है। तो क्या इन फ्यूचर भी यही सिचुएशन रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान इस वक्त एक IMF का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसके जो सेकंड या लास्ट रिव्यू है उसको करवाना ही बहुत अहम चीज़ है। ये फरवरी में होना था, अब मार्च में होगा। द IMF टीम आई थिंक इज वेटिंग फॉर द न्यू गवर्नमेंट टू बी फॉर्म सो दैट ये जो प्रोग्राम को क्लोज करना है वो उस टीम के साथ कर सके। सो एक तो पहले ये सर्टेनिटी आनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि इस साल के जो हमने एक्सटर्नल जो ग्रॉस फाइनेंसिंग लेनी है, यानी कि जो इनकमिंग पैसे हैं हमारे मल्टीलैटरल के, हमारे कमर्शियल, हमारे बायलैटरल, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के, वो तभी कंप्लीट होंगे जब IMF की जो सेकंड किस्त है वो आएगी और उनकी स्टैंप
अप्रूवल मिल जाएगी। सो ये पहले ही जुज़ है। पर इसके साथ साथ आप ये भी दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक नए प्रोग्राम का इजरा करना है। याद रखिए जो करंट अरेंजमेंट है ये एक स्टैंड बाय SBA अरेंजमेंट, यानी कि एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट, एक ब्रिज है जो आपको 9 माह के लिए राइड आउट करा रहा है। ये IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जिसे कहते हैं, ये 3 साला लोन नहीं है जिसमें स्ट्रक्चरल वर्क यानी कि जो हमारा ढांचा है हमारी इकोनॉमी का उसको तब्दील करने की चीज़ें शामिल हों, उस पर डिस्कशन करनी है। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो खदशा है वो ये है कि जो अनसर्टेनिटी अभी है उसमें क्या अथॉरिटीज़ वो प्रोग्राम का डिज़ाइन कर रही हैं, क्या पॉलिटिशियंस उसकी बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि वो हिट करता है उस बात को जिसका आपने बात रखी कि क्या IMF के प्रोग्राम के आने से फिर वही होगा कि चीज़ें महंगी होंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लोगों को तकलीफ होगी। ये तब नहीं होगा जब प्रोग्राम का जो डिज़ाइन है वो कंट्री खुद लिखे और उसमें ऐसे जुज़ डाले जाएं जिसमें लोग प्रोटेक्ट किया जाए जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बोझ उन पर डाला जाए जिन पर डालना चाहिए, डेट की जो मुद्दत है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो डॉक्टर साहब, माजी में कोई इसकी ऐसी मिसाल मौजूद है कि हम मुस्तकबिल में इस किस्म के बारे में कुछ सोचे भी? क्योंकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एप्टेमा ने जिस तरीके से गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है और आने वाले हालात ऐसे ही लग रहे हैं कि बिजली की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, गैस में भी इजाफा हो सकता है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? सो दो बातें हैं। एक तो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हर्ट कर रही है पाकिस्तान में, इसलिए कि जो सबसे एक लाजमी जो जुज़ है चीज़ें बनाने का इन द मॉडर्न वर्ल्ड, दैट इज एनर्जी, गैस, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम इनमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दुनिया पे और हमारा अपना सिस्टम इनएफिशिएंसी से भरा हुआ है। वो नुकसानात भी करता है, T&D के लॉसेस भी करता है, कलेक्शन भी कम होती है और हमारे पास मॉडर्न जो इस वक्त ज़राए हैं, चाहे वो इंडिजिनस हो, यानी कि इंडिजिनस से मतलब है पाकिस्तान में मौजूद हो, वाटर, सन एंड विंड, उससे हम बिजली बनाने की बजाय इंपोर्टेड RLNG, इंपोर्टेड पेट्रोलियम से जब बिजली बनाएंगे एक इनएफिशिएंट सिस्टम में जो हुकूमत की तहवील में है, तो यही होगा कि हम पिछले कई दिहाइयों से सर्कुलर डेट पावर में भी बढ़ा रहे हैं 2750 अरब रुपए और गैस सेक्टर में 5 साल में ये बिल्ड कर लिया है, 0 पे खड़े थे, आज 2900 अरब पे खड़े हैं। खुदारा मैं कहता हूं कि रियलाइज करें कि ये मसाइल एक जनरलिस्ट सिस्टम में जिसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं शामिल है, और मैं ये दुख से कहता हूं कि हम कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को चला रहे हैं एक जनरलिस्ट सिस्टम में, जबकि ये सारे मसाइल मांगते हैं प्रोफेशनल इनपुट, चाहे वो गैस, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी के रीवैम्पिंग यानी कि उनका इंतजामी ढांचा तब्दील करना और बहुत से और काम करना, पाकिस्तान का बजट जो ब्रोकन है उसको रिपेयर करना। अब ये दो चीजें पाकिस्तान को अगर करनी पड़ जाएं तो मेरे ख्याल है यू नीड अ डेप्थ ऑफ इकोनॉमिस्ट, एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट्स, पर हम ये कर नहीं पा रहे। मुझे दुख यही है जो आप कह रहे हैं कि आने वाली हुकूमत अगर IMF पे ही रिलाई करेगी प्रोग्राम डिजाइन में, आई डोंट थिंक दैट विल बी अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान। और जो कलीदी मसाइल हैं फिर वो वहीं खड़े रहेंगे और 3 साल बाद मैं आपको यही कह रहा हूँ कि लेट्स बिगिन टू डू पाकिस्तान सर्जरी थ्रू पाकिस्तानी डॉक्टर्स। लेकिन फिर डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, तो फिर हम यही देखेंगे कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो फिर जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं उनको ही प्रेफर करेंगे। वहां पर एनर्जी सेक्टर पर बहुत ज्यादा काम किया गया है, वहां पर बिजली जिस तरह से प्रोवाइड की जा रही है और जो कीमतें हैं वो पाकिस्तान से कई गुना कम हैं, तो इस तरह हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं हम उनको आहिस्ता आहिस्ता लूज कर रहे हैं और उन्हें अपनी नेबर कंट्रीज में भेज रहे हैं, क्योंकि कम्पीट तो फिर हम उनसे नहीं कर पा रहे एक्सपोर्ट में। देखिए, दो बातें हैं। एक तो हमारा एनर्जी सेक्टर की वीकनेस जो है हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ज्यादा रखती है। दूसरा ये भी याद रखिए कि हमारा प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या एग्रीकल्चर में हो, उसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। यानी कि उनकी भी जो पैदावारी सलाहियत की वीकनेस को कंबाइन कीजिए एनर्जी सेक्टर की कॉस्ट से, तो आपको एक इनएफिशिएंट, नॉन कंपेटिटिव मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर मिलता है और उसकी वजह से आप दुनिया में कोई चीज बेचते नहीं है और आपकी सनत, ये भी बात है कि दूसरे ममालिक में शिफ्ट कर जाती है, या पाकिस्तान सनती पैदावार को छोड़कर
प्रॉपर्टी, गोल्ड और डॉलराइजेशन में चला जाता है, तो ये तो एक ऐसा मिक्स है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को हर्ट करता है, फिर पाकिस्तान का रुपया कमजोर होता है, इन्फ्लेशन आती है और एक विशियस साइकिल है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। कोई भी माहिरीन की राय लेकर ये इस विशियस साइकिल से मुल्क को निकालने के बगैर कोई चारा नहीं है कि हम बहुत से जो लोग जो इस मुश्किल में हैं उनको इस मुश्किल से निकाल सकें। ये इतना मतलब डीप मामला है कि इसको पैच वर्क से ठीक किया नहीं जा सकता। बट अगर हम ये सब काम करना शुरू आज करेंगे तो अगले 3 से 5 साल में आपको ये मुल्क का एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर बेहतर नजर आना शुरू होगा, मालियाती खसारे कम होंगे। पर इसके लिए तो सर्टेनली आई थिंक व्हाट इज लैकिंग इज के रियलाइज ये करना पड़ेगा कि दुनिया स्पेशलाइजेशन की है, ये तो हमने क्या कहते हैं अशराफिया का जिक्र किया ना, एलीट क्लास का जिक्र किया, आम बंदा जो है उसका क्या बनेगा? क्योंकि आगे माह रमजान आने वाले हैं और फिर आपको पता है कि ऐसे में लोग रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ तो अभी तक हुकूमत साजी ही नहीं हो पा रही। तो आम बंदे पर आप इतना बोझ पड़ता हुआ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मैं अशराफिया पे हमेशा एक थीसिस दिया करता हूँ। अशराफिया सारे ममालिक में होती हैं, पर पाकिस्तान की अशराफिया जो है ना वो एक बड़ी स्पेशल काइंड की है। वो ऐसी है कि उसको हमने एक ओपियम पर लगाया हुआ है कि रियल एस्टेट खरीदिए, डॉलर खरीदिए, गोल्ड खरीदिए, कोई ऐसा काम ना कीजिए कि पाकिस्तान की जो पैदावार है उसको बढ़ाएं, बल्कि अनप्रोडक्टिव कामों पर अशरफिया को लगाया हुआ है। अगर ये अशरफिया चप्पल, गाड़ी बाहर दुनिया में बेच रही हो तो मुझे इस अशरफिया को टैक्स करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मुश्किल नहीं होगी। अब चूंकि ये अशरफिया ये काम कर रही है तो पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है वो तो नौकरियां तभी ढूंढ सकती है जब लोग पाकिस्तान में पैसे लगाएंगे। सो ऑब्वियसली पावर्टी से लोगों को निकालने का दुनिया में एक ही तरीका है। आप जाके सीखना चाहते हैं वो तरीका तो चाइना चले जाइए, क्योंकि आपका बेहतरीन दोस्त है। अपने नेबर में इंडिया और बांग्लादेश को देख लीजिए, जिन्होंने 6-7% पर हर साल अपनी इकोनॉमी के हुजम को बड़ा किया है, उन्होंने ही नौकरियां क्रिएट की हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं और उन्होंने ही अपने गरीब अवाम को नौकरी देकर गुर्बत की सतह से ऊपर लाए हैं, और कोई दूसरा तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। हम ये सब काम करने से कतराते हैं, करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत कमजोर होती है और बार बार हम एक क्राइसिस में IMF के पास पहुंच जाते हैं। दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। लेकिन डॉक्टर साहब फिर आप इसकी वजूहात किस तरह से देख रहे हैं? बांग्लादेश की अगर हम बात करें, मेरा ख्याल है 53 से 54 साल उन्हें हुए हैं अभी अपना मुल्क बनाए हुए। 76 साल की हिस्ट्री में जो वो हम लोग नहीं कर पाए हैं, फिर उन्होंने किस तरह से अचीव कर लिया? हम कहां पर लैग कर रहे हैं? देखिए, जहां पे भी ये काम हुआ है वहां पे एक कंसेंसस था कि इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ के बगैर कुछ भी नहीं है। ये एक कंसेंसस अभी तक पाकिस्तान में डेवलप ही नहीं हो रहा। हम समझते हैं कि किसी गरीब को पैसे दे देना या सस्ती बिजली पहुंचा देना या सस्ता खाना दे देना जो है वो पाकिस्तान की गुर्बत को कम करेंगे। ये गुर्बत कम करने के मेजर्स नहीं है। ये तो अगर मैं मुश्किल में चला गया हूं, खुदा न खास्ता तकलीफ आ गई है और मैं सतह गुर्बत से नौकरी छिन जाने की वजह से या कोई तकलीफ या कोई बीमारी की वजह से चला गया हूं, तो आप मेरी मदद कीजिए। बट अदरवाइज अगर मैंने BA, MA, PhD कुछ किया हुआ है तो जो मुझे चाहिए एक नौकरी चाहिए, मुझे चाहिए एक ब्लू कॉलर या वाइट कॉलर काम चाहिए। अगर वो नहीं क्रिएट होगा, ये सारे ममालिक इंडिया, ईस्ट एशिया, चाइना, बांग्लादेश सिर्फ नौकरियां क्रिएट करके यहां पे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी चूंकि एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये मार्केट की बजाय एक मिक्स्ड सी इकोनॉमी है। स्टेट का बहुत बड़ा रोल है और स्टेट जो है वो काबिल नहीं है इस रोल को अदा करने में कि वो ऑपरेशंस रन कर सके। PIA, रेलवे, एनर्जी सेक्टर के वो दबा रही है पाकिस्तान की ग्रोथ को, और जो पाकिस्तान का खसारा जो कि मालियाती है, जो कि स्टेट रन करती है, वो बोरो किए जा रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर को पनपने की कोई गुंजाइश नहीं मिल रही है। ये है वो डीप मुहर्रिकात। आज हमने, मुझे खुशी है कि सिर्फ डीप मुहर्रिकात पे गुफ्तगू की है, सतही गुफ्तगू कतई तौर पे नहीं की है। दिस शुड बी अ यूजफुल लेसन फॉर द पॉलिसी मेकर्स ऑफ पाकिस्तान। ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए एक सतही आंसर भी मुझे आपका लेना था, बहरहाल अभी मुझे ब्रेक का कह दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब साहब अपना वक्त देने के लिए। तो ये सारे कोर इश्यूज हैं इस वक्त हमारी इकोनॉमी को दरपेश, जिनका फौरी तौर पर हल होना और पाकिस्तानी डॉक्टर्स के थ्रू ही पाकिस्तान की इकोनॉमी की सर्जरी होना बकौल खाकान नजीब साहब बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन
वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसका सबको ही इंतजार था। और अब पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां एडिशन शुरू हो चुका है। ज़बरदस्त मुकाबले भी शुरू हो चुके हैं, जो कि हम अपनी स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं, और लाहौरी इस वक्त स्टेडियम में जाकर भी इन मैचेस को खूब एंजॉय कर रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी भी बड़ी ही शानदार रही है, जिसमें अली जफर थे, आयमा बेग थी, नताशा बेग थी, और आरिफ लोहार समेत जो दीगर फनकार थे, उन्होंने ज़बरदस्त अपने फ़न का मुजाहरा किया है, अवाम को खूब चार्ज किया है, और जो मैचेस का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम कल वाले मैचेस के हवाले से बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दी, और फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए इस टूर्नामेंट के दूसरे मैच में ग्लैडिएटर्स की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। जनाब, हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 190 रन ही बना सकी। तो फिर दूसरी तरफ अभी जो है वो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के हवाले से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज भी बड़ा जबरदस्त मैच होने जा रहा है, जिसमें हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएगी। तो लाहौर कलंदर्स जीती है, अभी हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान जीते हैं, अभी कोयटा ग्लैडिएटर जीते हैं। ये एक मैचेस अब अपने जीत चुके हैं, और आज जो मैच होने जा रहा है वो लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स का है। एक अच्छा मुकाबला आज हम देखेंगे। इसी सूरत हाल पर हम मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो 9वें एडिशन PSL की हम बात कर रहे हैं। कुछ नया ऐसा तो नहीं है अब, क्योंकि PSL भी एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड बन चुका है, लेकिन आप अभी फ़िलहाल PSL को, जो तमाम लीग्स दुनिया में हो रही हैं, PSL इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अगर पाकिस्तान सुपर लीग की जर्नी की बात करें तो आपको याद है कि पाकिस्तान सुपर लीग जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें से हम भी थे कहने वाले कि पता नहीं क्या ये कामयाब होगी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में होती नहीं थी। पाकिस्तान में स्लो एंड स्टडी आई, और उसके बाद अगर आप देखें तो आज 9वां एडिशन हो रहा है। मुझे याद है कि PSL स्टार्ट होने से पहले जो एक अपना पूरी जनरली जो पब्लिक का अपना पूरी दुनिया के अंदर करवाया गया था कि कौन सी लीग ज्यादा पॉपुलर है, तो उसके अंदर स्टैंडिंग पाकिस्तान सुपर लीग की 30 नंबर पर आई थी, बल्कि इतनी ज्यादा पुरानी नहीं एज कम्पेयर टू कुछ ज्यादा काउंटी सीजन वगैरह की बात करूं, बहुत ज्यादा पुराने तो चल रहे हैं, तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आया था। लेकिन अगर मकबूलियत की वैसे बात करूं तो मुझे लिटरली समझ आती है कि दूसरे नंबर पर है, क्योंकि हर साल आप देखें इसका चेंज जो है वो बड़ा होता हुआ जा रहा है, प्लेयर्स ज्यादा इस वक्त एंगेज होते जा रहे हैं इसके अंदर। फिर सबसे बड़ी जो चीज मुझे लगती है कि वसाइल कम होने के बावजूद जो भी क्रिकेट में हमारे मामला चलते हुए हैं, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके या क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो भी मामला होते हैं, उसको भी देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग ने हर साल एक नया स्टार पाकिस्तान नेशनल टीम को दिया है। पेस बैटरी की बात करें, ये हम भी टीम्स के साथ काम करते हैं, अगर आप लोग भी, क्योंकि ऐसे मीडिया के अंदर बैठते हैं, आप लोगों को भी खबर आती होगी, किसी भी इंटरनेशनल स्टार से आप पूछें तो वो ये बात करता है कि जो पेस बैटरी आपको पाकिस्तान सुपर लीग में मिलती है पूरी दुनिया की किसी और लीग में नहीं मिलती। हमेशा कोई ना कोई नया एक स्टार आपको मिलता है। यहाँ पर अंडर 19 के प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा है। जिशान की बात करें, टॉल फास्ट बॉलर पेशावर ज़ल्मी के, उनके चर्चे हैं कि वो आने वाले स्टार होंगे पाकिस्तान टीम के। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त पाइपलाइन में मौजूद हैं, तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। लेकिन कुछ एक फिर थोड़े से अगर ऐड ऑन भी करना चाहूँ तो फिर एक बात अब आती है कि जितना ये सीजन हो चुका है, 9 एडिशन हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं कहता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग को शायद अब थोड़ा सा ड्राफ्ट को निकल कर तो शायद अब ऑक्शन पे जाना पड़े। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो बड़े नाम है, जो बहुत बड़े नाम है दुनिया क्रिकेट के अंदर, उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए तो ये चीजें। लेकिन जितना कुछ अभी तक हो रहा है बहुत जबरदस्त लीग है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान सुपर लीग ऐसे ही आगे जाके जो बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा अवैस, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जितनी भी टीमों ने परफॉर्म किया है, कल का वाला मैच भी हम ले लेते हैं, बैलेंस टीम आपको कौन सी नजर आई है कि आपको लगता है कि हाँ कि ये थोड़ा लंबा खेल जाएगी? कराची बेचारी धाड़ की रही, पता नहीं क्या मसला है, कराची समझ ही नहीं आ रही कराची के साथ होता क्या है। वन ऑफ दी मोस्ट अपना सेकंड जोन से सबसे महंगी तरीन टीम है पाकिस्तान सुपर लीग की, लेकिन एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा उनका। लेकिन बहुत अर्ली है कहना, क्योंकि अभी आपको पता है कि एक मैच हर टीम का हुआ है, अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, बहुत से प्लेयर्स अभी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर कलंदर की अगर मैं मैच की बात करूं, लाहौर कलंदर में सबसे बड़ा जो फैक्टर आपको मिसिंग नजर आया वो 2 प्लेयर्स का नजर आया। एक आपको सिकंदर रजा का, और सबसे बड़ा फैक्टर आपको जो अफगानिस्तान के स्पिन बॉलर हैं उनका अपना राशिद खान का सबसे बड़ा फैक्टर वो थे नहीं, जो कि बीच में आके वो आउट करके आपको देते थे लाहौर कलंदर के लिए। फिर बॉलिंग यूनिट की बात करें, हारिस रऊफ आपको पता है अभी भी जो उनके मामला चलते हुए हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आते हैं हारिस रऊफ की बात करें तो। लेकिन नया अभी स्टार्ट है, देखने वाली बात है। लेकिन फिर मैं वही बात करना चाहूंगा कि टीम वही जीतेगी, याद रखिएगा, जो अपना कॉम्बिनेशन बरकरार रख सके, क्योंकि बीच में एक और भी मसला है। जैसे लाहौर की बात करूं, वेंडुसन 6-7 मैचेस जी
वैसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और हम देख रहे हैं PSL का जो नौवां एडिशन है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से शुरू हुआ है और आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। लाहौर, खैर पहला मैच हमने देखा था कि लाहौर कलंदर की टीम हार गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जो पहला ही मैच हुआ था, और कुछ ऐसे डिसीजंस भी हमें इस बार देखने में दिखाई दिए हैं जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से सरफराज को उतार दिया था, रनी यूसुफ को जो कप्तानी दी गई है, उस फैसले को किस तरह से लोग देख रहे हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन अभी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हम देख रहे हैं कि वो अपनी ही परफॉर्मेंस उनकी बड़ी अच्छी जाती है, लेकिन वो टीम को जितवाने में उस तरह से किरदार अदा नहीं कर पाते। वो भी वैसे पूछ लेते हैं। जान लेते हैं, हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं ओवैस। कल भी हमने देखा कि टीम किस तरीके से हारी। बाबर आजम ने अपने लिए तो 68 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था, लेकिन वो जो एक टीम वर्क होता है वो हमें नजर नहीं आया। टीम को वो कल भी जितवा नहीं पाए। तो आप किस तरह से देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, कहां पर रेट करेंगे? अवैस के साथ लगता है कुछ ज्यादा ही मामलात हमारे खराब चल रहे हैं इंटरनेट के, ठीक है, और यही वजह है कि हमारा कनेक्शन उनसे बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी जो कारकर्दगी है वो एक सवालिया निशान रहेगी PSL के दौरान, और अपनी कारकर्दगी से ही वो कौमी टीम में अपनी जगह एक बार फिर से बना भी सकते हैं, जिनमें हारिस रऊफ भी हैं, जिनके हवाले से कुछ रोज पहले खबर हमने आपको दी थी कि PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका वो खत्म कर दिया है, और इसके बाद वो थोड़े से डिस्टर्ब तो हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन यही मौका है उनके पास कि वो खुद को परफॉर्म करता हुआ दिखाएं, ताकि मैनेजमेंट को पता चले कि क्या वाकई उन्होंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। जबकि इसके बरस अगर हम मोहम्मद आमिर के हवाले से बात करें तो क्या शानदार बॉलिंग की उन्होंने, बड़ी शानदार बॉलिंग करते दिखाई देते हैं, और उनको फिर जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है उसमें हम देखते हैं कि बड़ा मिस किया जाता है। जैसे कि आमिर परफॉर्मेंस देते हैं, जिस तरह से आमिर दूसरी जो टीम है उसको प्रेशर में ले आते हैं, और मैच विनिंग प्लेयर हैं, तो इतनी जल्दी जो रिटायरमेंट का फैसला उनका था उसने आवाम को बड़ा मायूस किया है, क्रिकेट फैंस को बड़ा मायूस किया है, और उन तमाम ममालिक को बड़ा खुश किया है जिनके प्लेयर्स को बड़ी जल्दी आउट कर लेते थे। खुसूसी तौर पर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जो जरियाब ने सवाल किया था वो बाबर आजम के हवाले से था कि बाबर पर जो तनकीद की जाती है वो सिर्फ इस हवाले से की जाती है कि वो अपना जो स्कोर है इंडिविजुअली तो वो बड़ा अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीम की जीत में उनका किरदार उस तरह से एडअप नहीं हो पा रहा। आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए, बाबर आजम की अगर बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के तो आपको पता वन ऑफ द लीडिंग स्कोरर्स हैं। अगर पूरे ओवरऑल सुपर लीग की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा इस वक्त उन्हीं का स्कोर है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें, कप्तान भी हैं। फिर आपको याद हो आसिफ अली के मामले पे हाजी अकरम साहब ने भी कहा था जब वो सिलेक्शन हो रही थी, जब अपना ड्राफ्ट हो रहा था, कि बाबर आजम ने बहुत ज्यादा रिलक्टेंसी दिखाई है कि अपना आसिफ अली को होना चाहिए टीम में, कि इतना ज्यादा पेशावर ज़ल्मी उन पर रिलाय करती। बाबर आजम ऑब्वियसली कप्तान है यहाँ पर, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जो आप बात कर रहे हैं, मैं खुद भी थोड़ा सा होता है कि बाबर आजम को आउट ऑफ द कुशन जाके खेलना पड़ेगा। स्टार्ट बड़ा जबरदस्त था, साइम अयूब अपना और बाबर आजम बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे, लेकिन बीच में जब आपने इतना बड़ा स्कोर चेज करना होता है तो फिर आपको 10-11 रन पर ओवर का एवरेज निकालना पड़ता है हर हाल के अंदर। कैडमोरे उनके पास मौजूद है, बैटिंग ऑर्डर उनकी बहुत लंबी मौजूद है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट मुल्तान सुल्तान के अपना खास करके क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स को देना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने कल प्रेशर कंटेन करके रखा है। पेशावर ज़ल्मी ने इब्रार तोड़िए 2 प्लेयर्स आते ही उन्होंने आउट किया, तो वो एक प्रेशर माउंट हो गया था उन पे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी अगर ओवरऑल मैं स्क्वाड की बात करूं, बाबर आजम की कप्तानी में बहुत तगड़ा स्क्वाड है। अभी आपको पता है वेस्ट इंडियन जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने भी अभी ज्वाइन करना है पेशावर ज़ल्मी को, तो बड़ा एक तगड़ा स्क्वाड आपको नजर आएगा। लेकिन बहुत अर्ली है, मैंने कहा ना कि पहले के मैचेस हो चुके हैं यहाँ पर, कौन सी टीम तगड़ी होगी, लेकिन देखने वाली बात आगे जाके। अच्छा, टीमों के तगड़ा होने पर तो हम बात कर ही रहे हैं, प्लेयर्स का कंपैरिजन भी अभी इनिशियल मैसेज से ही जो व्यूअर्स हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, उन्होंने शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को जहां पर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, बड़े ओवर्स पे स्कोर्स खाना शुरू कर दिए इन लोगों ने। वहीं पर कंपैरेटिवली अगर हम मोहम्मद आमिर को डिस्कस करें तो वो अपने डेथ ओवर्स भी बड़े अच्छे तरीके से निकाल रहे हैं, स्कोर भी कंटेन कर रहे हैं, ओवर्स भी अच्छे खेल रहे हैं। तो वो किस तरीके से आप इन दोनों को देखते हैं? जैसे एक सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि एक हवा चल पड़ती है। ये तो आपको पता है कि जरिया सोशल मीडिया एक वाहिद चीज़ है जहां पर आजकल हर चीज़ डिस्कस होती है। पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी पॉपुलर है कि छोटे से बच्चे को भी आप पूछें तो आपको इनसाइड आउट सारा कुछ बता देगा, क्योंकि क्रिकेट हर कोई यहाँ पर आपके नेशन में ब्लड में है, उसको पता होता है कि क्या बॉलर क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा।
हमेशा फास्ट बॉलर की अगर बात करें, किसी भी टीम में अगर आप खेलते हैं तो आप हंट एंड पेस की बात करते हैं कि आपका एक बॉलर जो सा वो इकोनॉमी रेट को मेंटेन करके रखता है, दूसरे एंड से जो बॉलर आपका वो ब्रेक थ्रूज लेता रहता है, क्योंकि प्रेशर एक साइड से कंटेन है। अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो आपने एक चीज देखा होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने ओवर्स अच्छे करवाए, लेकिन हारिस रऊफ के ऊपर जो एक इशू अभी आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी चल रहा है, बाकी मामला हैं तो वो आउट ऑफ कलर आपको नजर आते हैं, तो बहुत सी चीजें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही हैं। ऊपर चागा सलमान शादाब खान ने जो इनिंग्स खेली थी हारिस रऊफ को जिस तरीके से उन्होंने एग्रेसिव चार्ज किया था, तो हारिस रऊफ बिल्कुल कंफ्यूज आपको नजर आया। हारिस रऊफ का नजर आ रहा था कि प्रेशर में नजर आ रहे हैं, बहुत सी चीजें उनकी बैक एंड द माइंड चल रही हैं। आमिर और शाहीन शाह अफरीदी की इस पीएसएल से पहले आपको पता है एक लीग में शिरकत हुई थी जिसमें दोनों डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेल रहे थे, तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपको बॉलिंग का नजर आया था IL-T20 के अंदर। उन्होंने एक साइड से वही कंटेन हो रहा था आपका इकोनॉमी रेट, दूसरे एंड से आपके बॉलर्स जो उनसे विकेट ले रहे थे। तो आमिर की अगर ओवरऑल बात करूं तो आमिर एक ठीक है जो मामला उनके साथ हुए, लेकिन एक्सपीरियंस बंजा हुआ फास्ट बॉलर है। आपने कल भी उनको देखा होगा, आखिरी टाइम तक वो बैट्समैन के दिमाग को रीड करता है कि ये मेरे साथ शॉट सिलेक्शन कौन सी करेगा, मैंने बॉल इसको कौन सी करवानी है। कल भी आप देखें वो कराची किंग्स ने आमिर को रिलीज किया, क्वेटा में गए, कल क्वेटा को वो इफेक्टिवनेस नजर आई फास्ट बॉलिंग की जब आमिर बॉलिंग करवा रहे थे, क्योंकि एक सीनियर फास्ट बॉलर जब ऊपर से रन्स को कंटेन करके रखता है तो दूसरे बॉलर्स को आके एक प्लेसमेंट मिल जाती है। वेरस लाहौर की बात करूं, शाहीन पे एडेड प्रेशर क्यों है, क्योंकि हारिस रऊफ वाला जो मैंने मामला बताया, दूसरा आपके पास राशिद खान नहीं है, उस चीज को पूरा करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर है, लेकिन ब्रेथवेट उनको ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद सिकंदर रजा उनको ज्वाइन कर चुके हैं, लाहौर कलंदर को अगले मैच में अवेलेबल होंगे, तो एक डिफरेंट साइड आपको नजर आएगी। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, जो टीम आखिर तक अपना कॉम्बिनेशन मेंटेन करके रखेगी वही टूर्नामेंट जीतेगी। टूटता जाएगा कॉम्बिनेशन तो फिर ये परफॉर्मेंसेस आपको नजर आएंगी इनकी खराब। ठीक है, तो वैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो कप्तानी है सरफराज से लेकर वाले रुस्तुफ को दे दी गई है, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 8 सीजन्स बहुत बड़े लंबे सीजन्स होते हैं, किसी भी कप्तान के साथ कैरी ऑन करना बहुत ज्यादा एक होता है ना कि आपने पॉजिटिविटी और आपने एक ट्रस्टवर्दीनेस दिखाई थी सरफराज की तरफ के यार ठीक है कप्तान है, जो भी मामलात होते रहे। फिर आपको याद है सरफराज अहमद पे बहुत ज्यादा लास्ट PSL पे भी तनकीद हुई थी कि प्लेस पे बहुत ज्यादा चीखते हैं, ऑन द ग्राउंड उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो सबके सामने नजर आती है, फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। बेशक आप बैक एंड पे करें, आप ड्रेसिंग रूम में करें, वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन जब आप सामने करते हैं तो वो चीजें बहुत ज्यादा सवालात उठा देती हैं। फिर उनको सबसे बड़ा आपको याद हो सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम से भी अगर बात करूं हटाया क्यों गया था, उनकी कप्तानी में इतना मुझे कोई मसला नजर नहीं आता था, मसला सारा उनकी बैटिंग में नजर आता था, अप्रोच थी नहीं, उनका डिक्लाइन बहुत बुरा हुआ था सरफराज का। लेकिन एक नया कप्तान यहाँ पर रायली रोजो को लेके आए। कल भी सरफराज अहमद को मैं देख रहा था, जो आमिर की बॉल पर उन्होंने कैच छोड़ा था उस साइम अयूब का, तो रिफ्लेक्सेस की कमी है, एज फैक्टर भी है, रिफ्लेक्सेस की कमी भी है, तो वो चीजें नजर आपको आती हैं सरफराज की। लेकिन जिस तरीके से शेन वॉटसन एक बड़े एग्रेसिव कप्तान, आपको पता है कि वो तो एग्रेसिव कप्तान है ही, लेकिन सईद सॉरी अवैस, मेरा ये एक आपसे और सवाल है, जो आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा था ना कि PSL जो है वो हर साल हमें नए प्लेयर्स देता है, उनकी परफॉर्मेंसेस को फिर हम अपनी कॉमिक क्रिकेट टीम में इस्तेमाल करते हैं। साइम अयूब और ज़िशान, इन दोनों की परफॉर्मेंसेस को आप कहां पर रेट करेंगे, क्योंकि अंडर 19 के ये प्लेयर्स हैं और सीनियर प्लेयर्स के साथ उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है। साइम अयूब तो ऑलरेडी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है, लेकिन मैं ज़िशान के हवाले से स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। देखिए अंडर 19 के प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में हैं। ज़िशान की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के अटैक फास्ट बॉलर नजर भी आया जिस तरीके से अंडर 19 के अंदर बॉलिंग करवाई है। लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हमेशा हम बात करते हैं, जब पाकिस्तान टीम तो अनफॉर्चुनेटली T20 के अंदर बात करें तो पाकिस्तान टीम ने बड़ी जल्दी कैप्स फेंक की कि जिसका दिल किया उसने आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन जो अंडर 19 पाकिस्तान में जो एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है, उसको फिल करने की जरूरत है। नसीम शाह की बात कोट करूंगा कि वो खुद भी कहते थे कि मेरे से बहुत अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर्स थे जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खो गए, यहाँ फिटनेस का इशू आ गया या और मामला आ गए। ज़िशान एक टॉल फास्ट बॉलर है, 144 क्लिक वो टच करता है। उबैद शाह की बात करें इस्लामाबाद से, उन्होंने 144 को टच किया, लेकिन ये वो असास हैं जो कि फ्यूचर आपका पाकिस्तान को हो सकते हैं। इनको किस तरीके से आपने यूज करना है, फिर वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ी डिपेंडेंसी होती है कि फ्रेंचाइजेस ये ना हो कि सारे के सारे मैचेस उनको खिला दें, वर्कलोड किस तरीके से मैनेज करते हैं। बाबर आजम को आपने देखा ज़िशान से बात करते हुए, एक बड़ा प्लेयर जब बात कर रहा होता है यंगस्टर से तो उसका एक मोमेंटम ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। बॉलिंग तगड़ी है ज़िशान की, लेकिन मैंने कहा ना कि आगे जाके फ्यूचर के अंदर अगर वो असासा हैं पाकिस्तान को, आपको केयर टेक करना पड़ेगा। आप उनको ऐसे नहीं अंडर 19 प्लेयर एक सीजन
खेले, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले सीजन में जिशान के साथ किया था। वो एक और जिस तरह से बाकी प्लेयर्स का हम देखते रहे हैं कि वर्कलोड मैनेज नहीं किया गया, जिस तरह से लीग पर लीग खेलते रह गए हैं, मैचेस खिलाते रहे हैं, अब वो हमें अपने फास्ट बॉलर के साथ नहीं करना है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन Stay tuned. जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान भर में इस वक्त क्रिकेट कंपटीशन हो रहे हैं और क्रिकेट कंपटीशन आज़ाद कश्मीर में भी जो है उसके ऑडिशन जारी हैं। क्रिकेट का सुल्तान न्यू अपना ढूंढने के लिए निकला है और ऐसे में हमने देखा है कि गुजरावाला में भी ऑडिशंस हुए हैं और आज रावलपिंडी में भी न्यू की टीम जो है वो मौजूद है और वहां पर भी ऑडिशंस हो रहे हैं। ऐसे में गुजरावाला में जब ऑडिशंस हुए हैं तो वहां पर एक बड़ा ही प्यारा बच्चा जो है वो हमारी टीम को मिला है और बहुत से लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो किरत का सुल्तान नियो की टीम इस वक्त ढूंढ रही है शायद वो ही किरत का सुल्तान बन जाएंगे। ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान मौजूद हैं इस बच्चे के साथ, हमारी मुलाकात भी कराएंगे और जो किरत उन्होंने सुनाई है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप जानते हैं कि आज गुजरावाला में न्यूज़ जो है एक बहुत बड़ा शो कर रहा था जिसमें किरात का सुल्तान ढूंढने के लिए ऑडिशन हुए। बहुत सारे लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, दूर दराज के कारियों ने हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ जो गुजरावाला में एक नन्हे कारी ने सबको पिछाड़ दिया है। उसकी आवाज ने सबको हैरान कर दिया है और वो मेरे पास उसका रिजल्ट है और उसे सिलेक्ट किया गया है। जो गुजरावाला में वैसे तो तकरीबन 7-8 लोग जो हैं वो तकरीबन जो इस ऑडिशन में पास हुए हैं, अगले राउंड में उन्हें बुलवाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। जो नन्ना कारी इसमें सबसे बाजी ले गया वो हमारे साथ है। जरा उसकी तलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद उससे बात भी करते हैं। उमैस बिन राशिद, हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं हिफ्ज़ करता हूँ। अच्छा, हिफ्ज़ करते हो, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है। कहाँ से सीखा ये? मैं बस हमारे कारी हमजा साहब है वहाँ पे, वो जब पढ़ाते हैं ना तो मैं उनकी आवाज़ को ज़रा अपने क्लियर करता हूँ ना, मतलब अपने पास करता हूँ उसकी आवाज़ को, तो वो मुझे अच्छी लगती है आवाज़। मैंने भी उसकी आवाज़ के सीखा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया हूँ। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हो? इस शो में तुम आ गए तो क्या 7 लाख जीतना चाहते हो? इंशाल्लाह 7 लाख जीतोगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस नन्हे कारी का जो जज्बा है, उसका कहना है कि मैं ही जो है वो किरात का सुल्तान बनूंगा और पहली पोजीशन हासिल करूंगा। 7 लाख का जो इनाम है, इसका कहना है कि मैं हासिल करके छोड़ूंगा। जी भाई, बहुत खूब माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज, बड़ी ही प्यारी, बड़ी खूबसूरत आवाज थी। और जिस तरह से उस बच्चे का शौक हम देख रहे थे कि जब कारी साहब उसको पढ़ा रहे होते हैं तो वो उस आवाज को फॉलो कर रहा होता है इतनी छोटी उम्र में। जिस तरह से शफकत भी बता रहे थे कि बहुत से जो माने धाने कारी हैं वो भी आए हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन इस बच्चे ने इन तमाम लोगों को पछाड़ कर रख दिया है। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है न्यूज़ की तरफ से, किरत कंपटीशन किया जा रहा है क्योंकि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं। हमेशा से हम देखते हैं कि सिंगर्स को ही तलाश किया जाता है और बिल्कुल ऐसे ही है। और हौसला अफजाई के लिए भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स बड़े ज़रूरी हैं और साथ ही साथ जो फर्स्ट प्राइज है वो भी बड़ा अट्रैक्टिव रखा गया है। 7 लाख रुपए का इनाम मिलेगा उस बच्चे को, उस शख्स को जो कि इस कंपटीशन को जीतेगा। तो किरत के सुल्तान के ऑडिशन जारी हैं। रावलपिंडी में आज न्यू की टीम मौजूद है और वहां पर भी ऑडिशंस हो रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप लोग वहां पर जाएं जो भी शौकीन हैं और जो इस तरह की आवाज रखते हैं, जो कि जैसे हमने इस बच्चे की आवाज देखी, इंतहाई खूबसूरत आवाज थी। तो आप फॉलो करते रहे न्यू की टीम को जिन भी शहरों में वो जा रहे हैं ऑडिशंस के लिए, और आप भी उन्हें जरूर ज्वाइन करें। ढूंढने के लिए आपको आसानी ये करनी है कि आपका जो गूगल मैप है वहां पर आप, जैसे आज रावलपिंडी में ये ऑडिशन हो रहे हैं, तो आप न्यू रावलपिंडी ऑफिस जो है उसको डालिए अपने गूगल मैप पर और उसकी
जो दी गई इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हुए आप हमारे ऑफिस पहुंच सकते जाइए हैं। और पिंडी के जो रहने वाले लोग हैं वो आज इन ऑडिशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जनाब ये हम न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी और ये कंपटीशन के हवाले से आपको अपडेट करना था, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो होने रहा की है तरफ और जो बढ़ रहा है, आखिरी हिस्सा होता है वो हमारी कोशिश होती है कि कुछ entertain जो वायरल वीडियोस होते हैं, वायरल वाकयात होते हैं या कुछ ऐसे क्रिएटिव लोग होते हैं जो कि बड़ी मेहनत करते हैं और अपने आप को मनवाने के लिए वो कुछ लिमिट्स भी क्रॉस कर जाते हैं। तो एक ऐसी वीडियो जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रूस से ताल्लुक रखने वाले ये शख्स हैं जिन्होंने एक मुसाफिर तैयारे को कीमती सामान से उन्होंने वहां पर आसाइश से एक भरपूर घर में तब्दील कर दिया है। मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वक्त नियो की स्क्रीन पर। बिल्कुल ये नाकारा तैयारा था, जिस किसी ने वीडियो देखी है वो इनको सराह रहा है, इनकी मेहनत को सराह रहा है। इंटरनेट सारिफीन इस पर मुनफरिद तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं और इस विला में रहने की ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे वैसे अब हैं। तो मेरा भी दिल कर रहा है कि इस जहाज का एक ट्रिप तो बनता है, बंदा 5-6 दिन जाए और इसमें गुजारे। इतनी लग्जरीज, इतनी एमेनिटीज इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं जी। और बड़ा ही प्यारा। मुझे लगता है कि शायद ये किसी दरिया किनारे या किसी साहिल समुद्र के आसपास उन्होंने जो है वहां पर उसको इस जहाज को पार्क किया रखा हुआ है, पार्क किया हुआ है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये बोइंग 737 है, इसको एक आलीशान प्राइवेट विला में उन्होंने कंप्लीटली तब्दील कर दिया है। इसमें 2 बेडरूम्स हैं, इसमें किचन भी है, कैबिनेट्स मौजूद हैं, वॉशरूम है, इवन स्विमिंग पूल भी इसके अंदर नजर आ ही रहा है। मौजूद है। तो कितनी ही जबरदस्त और खूबसूरत रहने के लिए जगह बनाई गई है और साथ ही साथ जो व्यू आपको वहां पर मिलेगा वो भी बड़ा ही जबरदस्त है। और इस जहाज के अंदर बनाया गया ये खूबसूरत घर इंडोनेशिया में चट्टानों के ऊपर वाक़ है, वहां पर उसको प्लेस किया गया है। और फ्लेक्स डैमन ने रिटायर किए गए इस मुसाफिर तैयारे को 2021 में खरीदा था। नाकारा ये तैयारा था जिसको अब इतना जबरदस्त बना दिया गया, जो कि टूरिस्ट के लिए मेरा ख्याल है एक बड़ी जबरदस्त अट्रैक्शन होगी। अच्छा, वो कहते हैं कि 7 स्टार होटल्स की खासियत होती है कि उनके रूफटॉप पर आपके पास हेलीपैड मौजूद होता है, लेकिन क्या कहते हैं जिस तरीके से ये होटल उन्होंने बनाया है, एक विला उन्होंने बनाया है, ये खुद एक 7 स्टार मुझे नजर आ रहा है। तो एक लाहौर में, पाकिस्तान में भी एक कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी एक जहाज मौजूद है जो कि इस तरह की आपको एमेनिटीज ऑफर कर रहा है। कोई है आपको आइडिया? जहाज ऑफर कर रहे हैं जहाज में इस तरह की मतलब तमाम एमेनिटीज बनाई गई। मैंने तो चाइना चौक वाला ही जहाज देखे नहीं, मुझे नहीं पता चौक में दूसरा तो वाला। वो जंगी जहाज है, एक चुबुर्जी में जहाज भी खड़ा है, वो अलग है। बट शंग्रीला के प्रेमिसेस में हमने सुना है कि वहां पर झील के साथ उन्होंने एक जहाज को इसी तरह से यूटिलाइज किया हुआ है जहां आप जाकर चाय पी सकते हैं और जो वहां का नजारा है उसको आप देख सकते हैं। स्कर्दू में ये मौजूद है और स्कर्दू शंग्रीला में। तो पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह से तो फैसिलिटीज मौजूद नहीं होंगी। और मुझे गालिबन ये लग रहा है कोई ना कोई ATR ही होगा, क्योंकि अल्लाह माफ करे कि वहां उस एरिया में आप सही पहुंची हैं। सबसे ज्यादा ATR तैयारे जो है वो तबाह और चलते भी वहीं पर ATRs ही हैं। और ये खबर भी मैं आपको दे दूं कि वो ATR ही है। तो ये जो मेरा का वो था ना, क्या कहते हैं उसको, अच्छा गैस था, वो बड़ा जबरदस्त था। लेकिन अच्छा पॉइंट ये है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जिस तरह से भी हमने वीडियो में भी देखा, जिस तरह से उस जहाज को तैयार किया गया है वो किसी आलीशान महल से कम नहीं लग रहा। आप जहाज की बात करें, कुछ रोज पहले याद है आप कह रहे थे कि दरियाब लाहौर में कितनी खूबसूरत नहर बहती है, आज तक हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए कि एंटरटेनमेंट का सामान हम लोगों को नहीं दे पाए। सोचते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है। लेकिन उसको मेरा ख्याल है उसको यूज करना चाहिए। जो हमारे पास कैनाल मौजूद है उसमें बोट्स चलाई जा सकती हैं, जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो शायद इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर हम पॉइंट आउट हम करते रहें तो शायद जो गवर्नमेंट से अगर कोई सुन रहा है उसको फॉलो कर ले या उस प्लान पर काम करने की सोचे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।